नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर और आज हम करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन की संकल्पना कार्य सिद्धांत के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में ऑलरेडी पूछे गए हैं और उसकी व्याख्या, इतनी जबरदस्त व्याख्या देखने वाले हैं कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कोई भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन छूट न जाएगा, ये आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी जबरदस्त व्याख्या आज हम करने वाले हैं क्वेश्चनों की कि पूरा चैप्टर उसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। वीडियो आपको जाहिर है अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि लाइक कर दीजिए, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद लाइक करके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। ये संस्कृत व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है कि प्रबंधन एक कला है, बी ऑप्शन है प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, सी ऑप्शन है प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है और डी ऑप्शन है प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है यानी कि प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। यहां पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा कि प्रकृति नहीं है ये बताया है। प्रबंधन कला है, बिल्कुल कला है। प्रबंधन विज्ञान भी है, ठीक है, लेकिन भौतिक विज्ञान है ऐसा तो नहीं कहा। ठीक है, किसी किताब में अगर आपको विज्ञान मिला है तो भौतिक विज्ञान ना समझें। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों संस्कृत व्याख्याता संस्कृत जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी उसमें 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान नहीं है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं अब। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या बहुत ही जबरदस्त व्याख्या बनाई है आज। ठीक है, प्रबंधन की विशेषताएं एवं प्रकृति, ये संबंध में आपको यहाँ पर व्याख्या दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रबंधन की विशेषता क्या क्या है या फिर प्रकृति बोले तो क्या है। पहला है प्रबंधन एक कला है, वर्तमान ज्ञान की व्यक्तिगत और दक्षता उपयोग कला है। ठीक है, मतलब वर्तमान में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसका व्यक्तिगत और दक्षता पूर्ण प्रयोग करना ही क्या है, कला है। ठीक है, हमने बहुत सारा अध्ययन कर लिया है, बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, बहुत सारा इधर उधर की नॉलेज ले ली है, लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ। ठीक है, तो इसका यूज करना, दक्षतापूर्ण उपयोग करना, व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना ही क्या है, कला है। इसे अध्ययन, अवलोकन, अनुभव, अभ्यास द्वारा कुशलता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला है। पहला आपका है प्रबंधन एक कला है। अब दूसरी बात करते हैं, प्रबंधन एक विज्ञान है। ठीक है, भौतिक विज्ञान नहीं बोला, प्रबंधन एक विज्ञान है। ठीक है, अब विज्ञान है तो किस प्रकार से विज्ञान है कि प्रबंधन भी एक विज्ञान है, क्योंकि प्रबंधन के नियम सिद्धांत होते हैं। जिस प्रकार से साइंस के सिद्धांत नियम होते हैं उसी प्रकार से प्रबंधन के कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं जो समय समय के साथ में विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण अवलोकन के आधार पर विकसित किए जाते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही विशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन यह प्रबंधन के मानक तकनीकें प्रदान करते हैं जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये था प्रबंधन की विज्ञान, प्रबंधन एक विज्ञान है। तीसरा है प्रबंधन कला विज्ञान दोनों है। ठीक है, जब हम कह दिया कला है विज्ञान है तो कला विज्ञान दोनों है क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, तो कला और विज्ञान दोनों है, प्रबंधन एक कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों की विशेषता से युक्त है। प्रबंधन का उपयोग एक कला और उसके सिद्धांतों के उपयोग के द्वारा अधिक श्रेष्ठता से काम करना एक विज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला और विज्ञान के रूप में प्रबंधन एक दूसरे से भिन्न न होकर एक ही के पूरक हैं। ठीक है, तो कला विज्ञान दोनों एक ही दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब आगे है फोर्थ, प्रबंधन सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि सर्वव्यापी का मतलब सब जगह यूज किया जाता है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यपूर्ण परख यानी कि
ठीक है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मतलब कोई ना कोई उद्देश्य अपने पास, कोई लक्ष्य परक होता है, यानी कि कोई ना कोई अपने पास लक्ष्य होता है जिसको अपन को पूरा करना होता है और उसी के लिए अपन मैनेजमेंट करते हैं, उसी के लिए अपन क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य परक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला है 6 पॉइंट, प्रबंधन बहुआयामी है। बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो प्रबंधन एक बहुआयामी है, इनमें बहुत सारे, जैसे कि कार्य का प्रबंधन करना, लोगों का प्रबंधन करे, परिचालन का प्रबंधन करना, इनको शामिल करते हैं। यानी कि कार्यों का प्रबंधन करो कि कौन सा काम किस टाइम पर करना चाहिए, किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों का प्रबंधन करो कि उपयुक्त काम को हमने देख लिया है, अब उसमें उपयुक्त व्यक्ति को लगाओ, कौन से व्यक्ति को किस तरह का काम ज्यादा तरह से अच्छे से कर सकता है, उस व्यक्ति को वहां पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। परिचालन यानी कि किस तरह से उसका रूटीन होगा, यानी कि किस तरह से वो काम करेंगे, ये परिचालन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रबंधन एक पेशे के रूप में है, यानी कि प्रोफेशन के रूप में है। ठीक है, प्रबंधन एक पेशे के रूप में काम करते हैं, मतलब जो भी व्यक्ति अपन प्रबंधन मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल है। ठीक है, प्रोफेशनल है कैसे, क्योंकि उसने उस ज्ञान को इतनी गहराई से पढ़ लिया है, उतनी गहराई से उसका अध्ययन कर लिया है, उतनी गहराई से वो प्रशिक्षण प्राप्त करके आया है। अब वो मैनेजमेंट इस तरह से कर रहा है कि वो एक प्रोफेशन के रूप में उसका वो क्या है, प्रोफेशन है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालय में इतने जबरदस्त टीचर आते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी बन गए, उन्होंने बहुत सारा प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बहुत सारी उसका वो क्या है, एक तरह से प्रोफेशन बन गया है। इसलिए प्रोफेशन क्या है, एक प्रबंधन एक पेशे के रूप में है, यानी कि प्रबंधन एक उसका प्रोफेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंधन एक नियंत्रण चलने वाली गतिशील और सतत प्रक्रिया है, मतलब प्रबंधन को रोका नहीं जा सकता है, प्रबंधन किसी न किसी रूप में किसी न किसी कार्य के जरिए हो रहा है और प्रबंधन एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, इस बात को आप मानते हो, बिल्कुल मान दो, ठीक है, मान लो, क्योंकि सतत प्रक्रिया है और वो गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अब देख लीजिए, अपने इतनी जबरदस्त व्याख्या की है, तो क्या प्रश्न बाहर जाने का चांसेस है? एक क्वेश्चन तो कंफर्म इन परिचय से, इनमें से विशेषताओं में से ही आ जाएगा देखने। ठीक है, 9वां पॉइंट है, प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया है, जिसमें समाज की जिम्मेदारी शामिल है। यानी कि प्रबंधन हम इस तरह से करें कि समाज का कर्तव्य हम पूर्ण कर सकें, यानी कि समाज जो हमारे प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी कि सामूहिक प्रक्रिया मतलब ग्रुप एक्टिविटी यानी कि सामूहिक। हमें प्रबंधन, अकेला व्यक्ति प्रबंधन कर ही नहीं सकता, इसलिए हम संगठन बनाते हैं, पूरा संगठन बनाते हैं और संगठन किसी न किसी कार्य के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जुट जाता है। यानी कि हम कहते हैं प्रबंधन एक सामूहिक क्या है, क्रिया है और सामाजिक क्रिया है। ठीक है, सामूहिक क्रिया है या फिर हम बोल सकते हैं इसको सामाजिक क्रिया है। ठीक है, जिसमें समाज की जिम्मेदारी यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला पॉइंट है 10वां पॉइंट, प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे से कार्य कराने की कला है। प्रबंधन से अभिप्राय क्या है, दूसरे से कार्य कराने की कला है। ठीक है, तो प्रबंधन किसे कहते हैं, दूसरे से कार्य कराने की कला को प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, दूसरे से कार्य कराने की कला को क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। तो प्रबंधन के माध्यम से हम दूसरे से काम कराते हैं, भाई तुम ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, इस तरह से ये काम करना है, मतलब दूसरे से काम कराने की कला है। प्रबंधन का अभिप्राय दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है, अमूर्त शक्ति है, यानी कि इंटेंजिबल है। प्रबंधन हमें दिखाई नहीं देता है, अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, लेकिन फिर भी काम होता रहता है, काम कंटिन्यू होता रहता है, गतिशील तरीके से होता रहता है। ठीक है, तो प्रबंधन क्या है, एक अप्रत्यक्ष शक्ति है, एक अमूर्त शक्ति है, एक इंटेंजिबल पावर है, जो हमें क्या करता है, काम करवाता है। ठीक है, दूसरे से कार्य करवाता है। ठीक है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है
उसकी जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए जुट जाता है। ठीक है, तो प्रबंधन एक इंटेंजिबल पावर है, अप्रत्यक्ष शक्ति है। ठीक है, अगली बात देखते हैं। प्रबंधन को एक परिणाम परक यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, यानी कि रिजल्ट प्रबंधन को मतलब एक परिणाम परक माना जाता है। ठीक है, तो परिणाम परक क्यों माना जाता है कि प्रबंधन आपने कर दिया है, प्रबंधन से कार्य हो रहा है, उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। रिजल्ट भी क्या है, बेहतर आएगा। ठीक है, अगला है 13वां, महान अर्थशास्त्री जोसेफ जोपिटर सोपेटर। ठीक है, उसने प्रबंधन की वृद्धि की है, प्रबंधन के बारे में बहुत सारा निष्कर्ष निकाला है, इसलिए प्रबंधन को वृद्धि का इंजन मानते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन को वृद्धि का इंजन मानते हैं। उनका कहना है कि प्रबंधन के बिना आप अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते, प्रबंधन के बिना आप किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उनका कहना है कि प्रबंधन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए प्रबंधन क्या है, एक वृद्धि का इंजन है, आपको इंक्रीजमेंट करेगा, आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। ये किसका है, जोसेफ सोपिटर ने बोला है। यानी कि प्रबंधन एक क्या है, वृद्धि का इंजन है। अगली बात करते हैं, 14 पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटर डकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का ब्लड, लाइफ ब्लड है, जीवन रक्त है। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। मैनेजमेंट के बहुत सारे वीडियो हमने यहाँ अपलोड कर दिए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आप दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नंबर का, पीटर डकर के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्था का रक्त क्या है, जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है। ठीक है, अगर प्रबंधन को अलग कर दिया जाए किसी भी संगठन से, किसी भी संस्थान से, तो वो अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी स्टेबिलिटी को कभी भी बनाए नहीं रख सकता है। ठीक है, कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, अपने स्टेबिलिटी जो अपनी स्थिरता को हम बनाए नहीं रख सकते। ठीक है, तो पीटर डकर का ये कहना है। प्रबंधन बहु अनुशासनात्मक है। प्रबंधन क्या है, बहु अनुशासनात्मक है। प्रबंधन एक सत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि सिस्टम अथॉरिटी है। प्रबंधन एक विचार कार्य में सर्वोच्च है, यानी कि विचारों और कार्यों में क्या है, सर्वोच्च है। तो ये हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन कहां पर आया है, HM संस्कृत 2021 में पूछा गया है। अब यहां पर भी क्या क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या हमने अभी देख ली है। अब इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो प्रबंधन एक संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। ठीक है, ये ऑप्शन है। प्रबंधन एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो हमने देखा प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन भौतिक विज्ञान है। तो क्या यहाँ पर क्या आएगा बताइए, तो प्रबंधन भौतिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या हमने पहले क्वेश्चन में कर दी है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है, कौन सी विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखे लक्ष्य परक है, सार्वभौमिक है, सामाजिक प्रक्रिया है, सत्तात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया था, इसके नीचे लिए गए सभी विकल्पों को चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लक्ष्य परक है, बिल्कुल लक्ष्य परक है। ठीक है, लक्ष्य परक भी है, सार्वभौमिक भी है। ठीक है, सार्वभौमिक भी है, सामाजिक प्रक्रिया भी है, सत्तात्मक में भी है, यानी कि सभी के सभी यहाँ पर पॉइंट हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से कार्य में प्रभारी अधिकारी को अपेक्षित उद्देश्य की प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण प्राप्ति के लिए विधियों एवं रणनीतियों का निर्णय लेने की आवश्यकता है। ठीक है, ये भी स्कूल व्याख्या था संस्कृत
शिक्षा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी क्या पूछी गई है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत सर्वोच्च जो प्रभारी होता है उसको क्या योजनाएं बनानी चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसकी विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए, उन पर व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए भाई, तो उसको ऐसी प्रभावी योजना बनानी चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा योजना। ठीक है, योजना क्यों हो जाएगा, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, ढंग से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। योजना का मतलब है प्रबंधन प्रक्रिया के प्रक्रम का सर्वोच्च, यानी कि सर्वप्रथम हम जो काम करते हैं, जो योजना तैयार करते हैं, उसे नियोजन कहते हैं। ठीक है, उसे नियोजन कहते हैं। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सभी ही क्या है, योजना है, नियोजन है। ठीक है, तो प्रबंधन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसे करना है आदि का पूर्व निर्धारण ही योजना है। इसमें कोई भी शैक्षिक अधिकारी या प्रभारी अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले क्या करेगा, प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से काम करवाने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न योजनाओं की व्यू रचनाओं के संबंध में निर्णय लेता है। ठीक है, तो प्रबंधन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब प्रबंधन जो भी प्रभारी अधिकारी होता है वो सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने डिसीजन लेगा। ठीक है, और डिसीजन के आधार पर किसको क्या करना है, कैसे करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी, भविष्य में क्या करना है। ठीक है, इसका निर्धारण हमारी योजना करती है। तो यहाँ पर योजना और नियोजन एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा योजना, आंसर हो जाएगा योजना। अगला बात है यहाँ पर ऑप्शन में संगठन था। अब संगठन का मतलब क्या है, योजना की क्रियान्वयन हेतु संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन का तात्पर्य उस ढांचे से है जो मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जैसे विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर किसी भी योजना, हम योजना बना ली है, अब उसका क्रियान्वयन करने के लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए, तो वो संगठन हो जाएगा, संगठन हो जाएगा और उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, निर्माण किया जाता है। संगठन का तात्पर्य उस ढांचे से है जहां पर मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक ढांचा बनाया जाता है, एक जहां पर मानव संसाधन और भौतिक संसाधन रहते हैं। मानव संसाधन में जैसे अपने विद्यालय की बात करें तो मानव संसाधन में हेड मास्टर आ जाएगा, अध्यापक आ जाएंगे, छात्र आ जाएगा, ठीक है, अभिभावक आ जाएंगे, ठीक है, वहां के जो कर्मचारी हैं वो आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे मानवीय संसाधन। और भौतिक संसाधन जहां पर वहां भौतिक रूप से भौतिक जो वस्तुएं हैं उनका यूज किया जा रहा है, जैसे बिल्डिंग हो जाएगा, खेल का मैदान हो जाएगा, चौक डस्टर बोर्ड हो जाएगा, ये सब क्या है, उसके भौतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों का प्रयोग हो सके ऐसा कोई ढांचा बनाओ, तो उस ढांचा को क्या कहेंगे, हम संगठन कहेंगे, जैसे विद्यालय संगठन, जैसे विद्यालय संगठन। ठीक है, अगला बात करें निर्देश। सर्वोच्च यानी कि उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के लिए समय समय पर दिशा निर्देश या मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सही तरीके से कार्य कर पाना निर्देशन है। मतलब उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से काम करवाना है तो उसके लिए वो एक मार्गदर्शिका प्रदान करेगा, ठीक है, उसको निर्देश देगा, इसे ही निर्देशन कहते हैं। तो निर्देशन के मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया सम्मिलित है। मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, आदेश यानी कि आदेश देना, यानी कि निर्देश देना, या कार्य को सही तरीके से बताना, प्रशिक्षण देना, या कार्य का मूल्यांकन। ये 3 प्रक्रिया निर्देशन में शामिल की जाती है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, प्रबंधन कार्य प्राप्ति के बाद यह जानने का प्रयास करता है कि अमुक कार्य की कितनी मात्रा में किसी गुणात्मक के साथ हुआ है या निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस सीमा तक हुआ है, इसको जानना, मतलब रिजल्ट जानना। ठीक है, आपने जो पूरे साल में बच्चे को जो पढ़ाया है उसका निष्कर्ष निकालना कि आखिर बच्चे ने विकास किया है या बच्चे ने वहीं पर बैठा है जहां पर पहले था, बच्चे ने कितना सीखा है, उसके लिए परीक्षाएं ली जाती है बच्चे की,
और देखा जाता है इसने आगे क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो प्रबंधन मूल्यांकन क्या है? प्रबंधन कार्य की समाप्ति के बाद, यानी कि प्रबंधन का कार्य आपने कंप्लीट कर दिया है, बच्चे को पूरा साल पढ़ा दिया है। अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो काम किया है, यानी कि हमने जो बच्चे को पढ़ाया है, कितनी मात्रा में गुणात्मक कार्य हुआ है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है। अर्थात निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस सीमा को जानना कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसको जानना ही क्या है? मूल्यांकन है। उच्चतम यानी कि उत्तम परिणाम के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन हमें निरंतर करना चाहिए। ठीक है, अगला है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्रबंधन का POSD पोस्ट CORB पोस्टगार्ड सूत्र किसने दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकारी लेवल सेकंड संस्कृत 2000 में भी पूछा गया है, रीट में भी पूछा गया है, सभी सेकंड ग्रेड में भी लगभग ये पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हेनरी फ्योल ने या लूथर गुलिक और उर्विक ने, ठीक है, या जॉर्ज आर टेरी के द्वारा या RC डेविस के द्वारा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा लूथर गुलिक और उर्विक ने, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है पोस्टगार्ड POSD CORB ये किसका फॉर्मूला है? ये लूथर गुलिक का फॉर्मूला है। लूथर गुलिक और उर्विक ने मिलकर ये फॉर्मूला दिया है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जबरदस्त व्याख्या है, परीक्षा में 101% टपकेगा क्वेश्चन। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन नियोजन संगठन अभिप्रेरणा नियंत्रण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसकी पूर्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला है? प्रबंधन नियोजन संगठन अभिप्रेरणा और नियंत्रण एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव और अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये जॉर्ज आर टेरी की परिभाषा है। इसमें आपने एक नियोजन वर्ड देखा, एक संगठन देखा, अभिप्रेरणा देखा, नियंत्रण देखा। ठीक है, ये 4 वर्ड जॉर्ज आर टेरी ने अपने परिभाषा में दिए हैं। नियोजन संगठन अभिप्रेरणा नियंत्रण एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने लक्ष्य का प्राप्ति के लिए, निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करता है। ठीक है, अन्य साधनों का प्रयोग करता है और उससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो जॉर्ज आर टेरी में ये नियोजन संगठन अभिप्रेरणा ये 4 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो सीक्वेंस से आएंगे, जो नियोजन संगठन अभिप्रेरणा नियंत्रण। ठीक है, और इसका प्रयोग करने के लिए वो अपने मानव और अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए उद्देश्य की प्राप्ति करता है। तो जॉर्ज आर टेरी की ये परिभाषा है। अगला है हेनरी फ्योल प्रबंधन की क्रियाओं को 5 तत्वों में कार्यों में विभाजित किया है। ठीक है, अभी 5 कार्य कौन कौन से हैं? यानी कि हेनरी फ्योल ने POCC फॉर्मूला दिया है। इस POCC में उसने बोला है प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और कमांडिंग और कंट्रोल। ठीक है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कमांडिंग, कंट्रोल। ठीक है, ये 5 यानी कि 5 तत्व दिए हैं, यानी कि 5 कार्यों में विभाजित किया है। नियोजन करो यानी कि प्लानिंग कर दो, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन समन्वय, ठीक है, कोऑर्डिनेशन समन्वय और कमांड, ठीक है, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, यानी कि POCC किसका फॉर्मूला है? हेनरी फ्योल का है। इस हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कार्य कितने बताए हैं, कितने तत्व बताए हैं? 5 तत्व बताए हैं। कौन कौन से तत्व हैं? नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, आदेश है और नियंत्रण है। ठीक है, नियंत्रण है। तो ये 5 कार्य किसके हैं? हेनरी फ्योल ने हैं। हेनरी फ्योल ने प्रशासन को प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण माना है, यानी कि प्रशासन होता है प्रबंधन से अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इन तत्वों को कार्यों का प्रशासन के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हेनरी फ्योल की परिभाषा है। हेनरी फ्योल ने ये बोला है। ठीक है, RC डेविस ने प्रबंधन की परिभाषा दी है। RC डेविस ने क्या प्रबंधन की परिभाषा दी है? प्रबंधन कहीं भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य करता है, यानी कि प्रबंधन, बहुत अच्छी डेविस की परिभाषा है। प्रबंधन कहीं भी कार्यकारी
नेतृत्व का कार्य करता है। ठीक है, अब लूथर गुलिक ने जो परिभाषा दी है उसका व्याख्या देखते हैं। लूथर गुलिक के अनुसार उन्होंने प्रबंधन में पोस्ट कार्य की अवधारणा दी है। अब ये पोस्ट कार्य है, इसकी अवधारणा को समझिए। पोस्ट कार्य POSTCORB पोस्ट कार्य। ठीक है, P का मतलब हो जाएगा प्लानिंग, P का मतलब क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग हो जाएगा, इसका मतलब है योजना बनाना। P का मतलब क्या हो जाएगा, आगे का P प्लानिंग हो जाएगा, यानी कि योजना बनाना। O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, O का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, और P का मतलब प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, S का मतलब हो जाएगा स्टाफिंग, S का मतलब क्या हो जाएगा, स्टाफिंग, यानी कि नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना। ठीक है, D का मतलब हो जाएगा डायरेक्शन, D का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, D का मतलब डायरेक्शन, SD का मतलब डायरेक्शन, और CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। R का मतलब रिपोर्टिंग, R का मतलब क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना, और B का मतलब हो जाएगा बजटिंग, यानी कि बजट निर्माण करना। तो POSD लूथर गुलिक का ये सिद्धांत है, और ये परीक्षा में 99.5 न्यू मान के चलिए 101% ये क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, चाहे वो आपका रीट का एग्जाम हो, ठीक है, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो पोस्ट कार्य की परिभाषा आपको याद रखनी है। साइकोलॉजी में भी ये आता है, मैनेजमेंट में भी ये टॉपिक में आता है। पोस्ट कार्य अच्छी परिभाषा है, परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के लिए लूथर गुलिक के द्वारा सूत्र पोस्ट कार्य में डी का अर्थ क्या है। देखिए, इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं अभी कि डी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्शन कहां पर है, डायरेक्शन ये रहा। ठीक है, डायरेक्शन करना, डायरेक्टिंग करना। ठीक है, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग, और D का मतलब बजटिंग। ठीक है, डी है ये ना, डी का मतलब बजटिंग। ठीक है, डी का मतलब बजटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं, और संस्कृत की व्याख्या का संस्कृत में ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फूल द्वारा दिया गया प्रबंधन का कार्य में शामिल नहीं है। अब प्रबंधन के कार्य दिए थे, किसने दिए थे, हेनरी फूल ने। POCCC का फॉर्मूला दिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ठीक है, यानी कि प्लानिंग है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाफट से इसका आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, हेनरी फूल ने प्रबंधन का कार्य बताया है। ठीक है, क्या उन्होंने बजटिंग निर्माण बताया है, बजटिंग निर्माण का जैसा कोई वर्ड दिया है। ठीक है, हेनरी फूल के अनुसार प्रबंधन का कार्य कौन सा है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बजटिंग निर्माण जैसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, बजटिंग निर्माण। ठीक है, बजटिंग निर्माण हो जाएगा, यानी कि प्लानिंग तो इसका है, प्लानिंग है उसमें। ठीक है, प्लानिंग है। ठीक है, संगठन है। ठीक है, समादेश यानी कि समादेश है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बजटिंग निर्माण नहीं है, बजटिंग निर्माण नहीं है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, हेनरी फूल की परिभाषा दी है, उनके अनुसार प्रबंधन में सबसे पहले पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, फिर योजना बनाना है, फिर संगठन बनाना है, फिर निर्देश करना, समन्वय करना। ठीक है, समादेश मतलब समन्वय करना, नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये 5 कार्य भी हैं, और ये 5 कार्य हम देखते हैं इस डायग्राम के जरिए समझते हैं। POCCC। ठीक है, POCCC। P का मतलब प्लानिंग करना। ठीक है, P का मतलब क्या हो जाएगा, प्लानिंग करना, P का मतलब प्लानिंग करना, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब कमांडिंग। ठीक है, C का मतलब कमांडिंग, और C का मतलब कोऑर्डिनेशन, और C का मतलब कंट्रोल, यानी कि PO कौन सा फॉर्मूला हो गया, POCCC किसका है, हेनरी फ्यूल का। हेनरी फ्यूल का परिभाषा है, हेनरी फ्यूल के अनुसार कार्य कितने भागों में बांटे हैं, कार्य के भी 5 तत्व हैं। तो जाहिर है आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको 101 समझ में आया होगा, अच्छा सा लगा होगा। ठीक है, मैंने कहा था अब लाइक नहीं करना है तो लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दो, चलो। ठीक है, और नहीं किया हो तो मत करो। ठीक है, आपकी मर्जी है, वीडियो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और अभी तक भी आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मजेदार और बेहतर क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।